नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों को जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो ये जो हिस्ट्री का पार्ट है ये मिडिवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट किया है और उसके पहले जो एंसेंट हिस्ट्री जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं उसका मैंने 13 पार्ट में वीडियो बनाया है, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो मिडिवल हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो आई आइकॉन जो होता है वीडियो के ऊपर, आप उसको भी दबा करके वीडियो को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो है आपको जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों जैसा पता है कि मैं जब भी कोई क्लास करता हूं तो उसके पहले जो अपना पिछला वाला क्लास है उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले पिछले क्लास का क्वेश्चन के बारे में। तो सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था? तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें? 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण और सिंध का इतिहास किससे मिलता है? तो चचनामा से मिलता है। चचनामा क्या है? ये एक बुक लिखा हुआ है जिसे किसने लिखा है? अली अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चचनामा किसके द्वारा लिखी गई? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि चचनामा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अली अहमद करके एक जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो भारत पर अरबों ने इसके पहले 3 बार आक्रमण किया था और तीनों बार क्या हुआ था? उनका आक्रमण असफल हो गया था। तो पहला जो आक्रमण हुआ था वो जो सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि एक अरबी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय प्राप्त किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उसमें सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो अरबों का मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो लोग जो है भारत के धन दौलत से जो है ज़्यादा आकर्षित हुए थे। तो धन दौलत भारत का और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दोनों जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी या महमूद गजनी जो है और सुबुक्दीन के शासक की जानकारी जो है हमें किस रचना से मिलती है? तो किससे मिलती है? किताबुल यामिनी से मिलती है। किससे मिलती है? किताबुल यामिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताबुल यामिनी जो है कि ये किसकी रचना है? तो किताबुल यामिनी जो है ये किसकी रचना है? उतबी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन क्या है, सुबुक्दीन जो है किसका गुलाम था? तो ये अल्पदीन का गुलाम था। किसका गुलाम था? अल्पतगीन का गुलाम था। और सुबुक्दीन जो कौन था? तो ये जो है आपका वो था आपका शासक था किसका? तो गजनवी साम्राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अल्पतगीन जो है कहाँ का सरदार था? तो तुर्क का सरदार था। आगे बढ़ते हैं, तहकीक ए हिंद पुस्तक के से किसके समाज की विवरण का मिलती है? तो मोहम्मद गजनी के काल का पुस्तक का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्दीन का पुत्र था महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में जिनी में हुआ था। जिनी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनी किस वर्ष की अवस्था में गजनी के सिंहासन पर बैठा था? तो 27 वर्ष की अवस्था में ये गजनी की सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी कब बैठा था? तो 957 ईस्वी में बैठा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, माफ़ कीजिएगा 997 ईस्वी में बैठा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह पहला तुर्क शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनी ने ही सुल्तान की उपाधि फर्स्ट टाइम धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो पिछले क्लास में हमने बताया था 17 बार। कितने बार? 17 बार, जिसमें से सोमनाथ मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था, वो 16वां आक्रमण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो सन 1001 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसी ने, महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर की लूट में कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? तो लगभग 20 लाख दिनार जो है इसे हाथ लगी थी। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटते समय कितने ब्राह्मण और हिंदुओं को मारा था? तो लगभग 50,000 की संख्या थी उनकी जिनको इसने मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके खिलाफ था? तो 1027 ईस्वी में किसके खिलाफ था? तो जाटों के खिलाफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा
कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई। तो महमूद गजनी की जो मृत्यु है वह कब हो गई थी, 1030 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग आज का पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पार्ट है, आज का पार्ट ये जो दिल्ली सल्तनत दिख रहा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो दिल्ली सल्तनत पे जो पहला जो आदमी था जिसने शासक किया था, जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो और वो कौन सा वंश का था, तो वो गुलाम वंश का था। तो हम लोग सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर सैयद वंश है और फिर लोधी वंश है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट में जो है क्या है, हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1206 ईस्वी में हुई थी। तो किसने स्थापना की थी, तो वही मोहम्मद, ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है इतिहास में बहुत युगांतरी घटना है, क्योंकि इसके बाद जो ही है कि जो मुगलों का जो है भारत में आगमन हो गया था और फिर उनका राज विस्तार होने लगा था। दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक है, तो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1562 ईस्वी तक चला है किसका, दिल्ली सल्तनत का काल। 320 वर्षों तक लंबे काल में भारतों में मुस्लिमों का शासन व्याप्त रहा। तो ये तो दिल्ली सल्तनत का था। अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित 5 वंशों का शासन रहा था। तो कौन कौन सा था, तो मामलुक अथवा गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद खिलजी वंश, जिसको जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक है। फिर है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक है। फिर है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक है। फिर है लास्ट में लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक है। जो इसके लोधी वंश के जो आखिरी शासक थे वह कौन थे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब हम लोग बाबर और हुमायूं के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इब्राहिम लोधी कौन था। तो इसमें से अब देखिए क्या है, इसमें से 4 मूलतः जो है वो लोग तुर्की थे, और अंतिम वंश जो लोधी वंश था वो कहाँ का था, वो लोग अफगान का था। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश क्या है, गुलाम वंश का जो शासनकाल था वह था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। मतलब कि ये लोग कितना दिन तक, तो 84 साल तक शासन किए। तो क्या है, मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था यह। इस वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। तो पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, मोहम्मद गौरी ने हराया था। फिर मोहम्मद गौरी का जो कोई संतान नहीं था तो वो क्या किया, सारा चीज़ अपने छोड़ के अपना जो सेनापति था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, सारा राज उसको दे दिया और अपना वो फिर से कहाँ चला गया, गजनी चला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत तक पर 84 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद क्या, इस वंश के संस्थापक जो है गुलाम थे, क्योंकि ये राजा नहीं थे। किसके गुलाम थे, ये जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इसे राजवंश के बजाय सिर्फ वंशी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ममलूक वंश या गुलाम वंश के जो शासकों का क्रम था वो कैसे कैसे था। तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। फिर है आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक। फिर है क्या, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये बहुत ही फेमस शासक था, इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो ये कब से कब तक किया था, 1211 से 1236 ईस्वी तक। फिर क्या है, रक्तुनुद्दीन है फिरोज शाह, जिसको हम लोग फिरोज शाह के नाम से जानते हैं, ये 1236 ईस्वी से में ही सिर्फ 6 मंथ तक शासन किया था। फिर रजिया सुल्ताना आई, ये कौन थी, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। इसने शासन किया कब से कब तक, तो 1236 से 1240, मतलब 4 वर्षों तक शासन किया। फिर आते हैं मोइजुद्दीन बाराम शाह, जिसने कि 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 तक शासन किया, इसने भी 4 साल तक शासन किया। फिर आते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसने कि 1246 से 1265 तक शासन किया, सबसे ज़्यादा देखिए शासन इसने ही किया। फिर आता है गयासुद्दीन बलबन, जिसने कि 1265 से 1287 साल तक शासन किया। फिर आता है अजुद्दीन कैकुबाद, जिसने कि 1287 1290 तक शासन किया। और फिर आता है कैयूमर्स, जो कि 1290 में ही सिर्फ शासन किया, जो कि ये आखिरी शासक था। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग सबके बारे में जानकारी लेते हैं, कौन कौन कैसे कब तक शासन किया था। तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में उत्तर भारतों का क्षेत्र नियंत्रण में आ गया था, वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो इसी ने जो गुलाम वंश की स्थापना भी की थी, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। फिर क्या, कुतुबुद्दीन जो है 24 जून 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना और उसकी राजधानी लाहौर में स्थित थी। कहाँ थी वो, लाहौर, पाकिस्तान में जो अभी है वहाँ पे स्थित थी। किसकी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की दयाशीलता के कारण उसे लाख बख्श भी कहते हैं। तो लाख बख्श जो किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है।
उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। तो दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद है उसका किसने निर्माण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। फिर क्या है, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया। फिर उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। यहाँ पे देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, या कुतुब मीनार का जो निर्माता वो कौन है? तो वो है इल्तुतमिश। उसने ही कुतुब मीनार को फाइनल टच दिया था, और मतलब फाइनल करवाया था पूरा। आखिरी तक इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाया था। सिर्फ कुतुब मीनार की नींव या निर्माण कार्य किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। कहाँ हो गई? तो लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुए। उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफनाया गया था। तो लाहौर के निकट जो अनारकली बाजार है वहाँ पे उसको दफनाया गया। मौत कैसे हो गई? तो जब वो पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो चलिए थोड़ा सा और उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आराम शाह। आराम शाह कौन था? तो आराम शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। मतलब यही कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? बेटा था। अब देखिए क्या, और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही जस्ट वो सत्ता में आया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन बना, पर वो अयोग्य निकला। मतलब क्या निकला? उसको वो शासन करने के योग्य नहीं था। तो इसके कारण से क्या हुआ, जो आराम शाह की हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने कर दी। ठीक है, और वह शासक बन गया। आराम शाह ने मात्र देखिए 1210 में केवल 6 महीने तक शासन किया था। मैंने पिछले में बताया था कि आराम शाह ने मात्र 6 महीने तक शासन किया था। कैसे? 1210 ईस्वी में सिर्फ 6 महीने तक। फिर आया कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने कि 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। तो इसने कैसे शासन किया? तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास व दामाद था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का हस्बैंड भी था और यह दामाद भी था। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है गुलाम वंश को साम्राज्य के लिए सुदृढ़ बनाया, मतलब मजबूत बनाया। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश जो है इलबरी जनजाति का तुर्क था और वह ग्वालियर का बुलंदशहर का सूबेदार था। जब वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और वो जब यहाँ का शासक नहीं था, तो वो यहाँ का बुलंदशहर का क्या था? सूबेदार था। 1206 ईस्वी में ऐबक ने बदायूं का सूबेदार बनाया गया। तो जो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1206 ईस्वी में क्या किया? बदायूं का सूबेदार बनाया। उसने लाहौर की राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। तो इसने जो इल्तुतमिश ने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी, उसने उसको स्थानांतरित करके कहाँ लेते आया? तो दिल्ली लेते आया। उसने मुल्तान और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। तो इल्तुतमिश ने मुल्तान और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि स्थापत्य काल के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। जो मैंने पिछली लाइन में बताया था, तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और जो कार्य पूरा संपन्न करवाया था किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में आंतरिक कान का दरवाजा का निर्माण कराया था। तो अंतरकीन का दरवाजा किसने निर्माण कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। और बदायूं का जामा मस्जिद भी इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाया था। फिर क्या, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। और ये इसने एक कहावत है इनके बारे में भी कहा जाता है कि इसने दिल्ली में एक स्कूल की भी, विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में एक खिलाफत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। तो जो फरवरी 1219 में बगदाद के जो खलीफा है, इससे इल्तुतमिश को क्या मिला था? सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही खलीफा उसे सुल्तान आजम महान शासक की उपाधि भी प्रदान की थी। मतलब जो इस खलीफा ने उसे सुल्तान आजम, तो सुल्तान आजम की किसे उपाधि मिली थी? तो इल्तुतमिश को मिली थी। ठीक है, ये खिलअत जब आ गया, तो खिलअत आने के बाद इल्तुतमिश ने नसीर अमीर उल ममोनीन की उपाधि भी धारण कर ली। जब ये खिलअत आ गया तो उसके बाद फिर उसने ये उपाधि भी धारण कर ली। फिर लास्ट क्या हुआ, तो बीमारी के कारण जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या होगी? मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। कब? 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा? तो रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह 1 साल से भी कम समय के लिए सत्तासीन रहा। इसके बाद रजिया सुल्ताना जो है वो शासक बने। और रजिया सुल्ताना कौन थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी।
तो ये रजिया सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, मतलब इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्ताना। तो चलिए अब रजिया सुल्ताना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रजिया अल दीन 1205 से 1240 ईस्वी, इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। यह और क्या है? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया पर्दा तथा त्याग कर वो क्या की? पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। मतलब इससे क्या हुआ कि वो अपने जो राज शासन को वो दिखाने लगी कि हाँ मैं भी एक शासिका हूँ और शासन कर सकती हूँ। फिर रजिया को उसके पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेरहम शाह से युद्ध किया। ये जो बेरहम शाह है इनसे क्या किया? युद्ध किया किसने? रजिया सुल्ताना और उसके पति अल्तुनिया ने। अल्तुनिया से उनकी शादी हुई थी, जिसमें क्या हुआ? इसकी हार हो गई, रजिया सुल्ताना की हार हो गई। उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन कैथल पहुंचने पर जहां उसकी सेना ने भी उसका साथ छोड़ा। जब ये लोग कैथल पहुंचे तो यहाँ पे सेना ने भी इसका छोड़ दिया और वहाँ के जो डाकुओं ने 14 अक्टूबर 1240 को दोनों को मार दिया। मतलब इनको अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना दोनों को मार दिया। बाद में बेहरम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा और बेहरम भी मारा गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट शासक है मुइजुद्दीन बरहमशाह। ये लोग क्या है? ये लोग बहुत कम देर तक शासक थे और इन्होंने अपने शासन में ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो क्या है? मुइजुद्दीन जो बरहमशाह है ये 1236 ईस्वी में एक मुस्लिम तुर्की शासक था जो दिल्ली का छठा सुल्तान हुआ। बरहमशाह इल्तुतमिश का पुत्र एवं रजिया सुल्ताना का भाई था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह तुर्की शासक था जो दिल्ली की सल्तनत का 7वां सुल्तान था। इसने 1242 से 1246 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। फिर आते हैं नसरुद्दीन महसूद। ये क्या है? नसरुद्दीन महमूद जो है ये 1246 से 1265 ईस्वी तक तुर्की शासक जो दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउदीन बहादुन था। ये 1249 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था जो कि सन इतना से इतना तक राज किया। उसके बाद वो न्यायप्रियक शासक था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है यह भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसने दिल्ली पर सन 1290 तक शासन किया था। तो ये था लास्ट शासन करने वाला कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अब चलिए अब हम आते हैं और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश ने 1200 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो क्या है? खिलजी वंश का ये एक मध्यकालीन भारत का राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का ही था। इसके 3 शासक यानी अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारतीय हिंदू राज्यों पर अधिकार जमाने के लिए जाने जाते थे। तो इसमें 3 शासक कौन कौन थे? जो खिलजी वंश के पहले सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका पूरा नाम था। गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह क्यूमर्स के पतन के बाद एक कुलीन गुट के सहयोग से वो गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में? तो खिलजी साम्राज्य का जो इतिहास उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वंश में निम्न समयावधि में शासन किया। तो कौन कौन शासन थे? तो पहले थे जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो कि ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं शहाबुद्दीन उमर खिलजी जो कि 1316 ईस्वी में सिर्फ शासन किया। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिसने कि 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसरुद्दीन खुशवाहा जिसने कि 1320 ईस्वी में सिर्फ शासन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और यह क्या था? खिलजी वंश का संस्थापक भी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने जीवन के रूप एक सैनिक के रूप में शुरुआत किया था और अपनी योग्यता के बल पर सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का पद जो है उन्होंने ये प्राप्त किया था। बाद में इसे सूबेदार भी बना दिया गया। कैकू बाद में आरिज ए मुमलिक का इसने क्या किया? उपाधि प्राप्त किया और शाइस्ता खां की भी उपाधि इन्हें मिली। तो शाइस्ता खां की उपाधि किसे मिली? जलालुद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि इसने दिल्ली के बजाय किलखोरी के मध्य में राज्याभिषेक करवाए। ये दिल्ली में नहीं जबकि कहाँ करवाया राज्याभिषेक?
राज्याभिषेक तो किलो खीरी में कराया। सुल्तान बनते ही जलालुद्दीन की उम्र कितनी थी? तो 70 वर्ष की उम्र थी। तो एक कहावत यह है भी कि सबसे ज़्यादा उम्र में कौन सुल्तान बने थे? तो जलालुद्दीन खिलजी बना था। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक में के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपने पुत्रों को खान खाना, अलकरली खां एवं कद्र खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी को कंडा मणिपुर इलाहाबाद में की, जिसे बाद में उलुग खां की उपाधि से भी विभूषित किया गया। तो उलुग खां की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो चलिए अब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गुरसब था। यह 1296 ईस्वी 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य तक फैला हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। तो अमीर तुजुक की उपाधि भी इसे मिली। ठीक है, फिर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने 2 सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा करवा दी। और यह भी कहा जाता है कि जब अभी जो है रक्त रुका भी नहीं था, और जो जलालुद्दीन खिलजी का जो रक्त था वह भी रुका भी नहीं था, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने उनका मुकुट जो है अपने सर पर धारण करके यही 22 अक्टूबर को ही 1296 ईस्वी को ही सुल्तान बन गया। वह यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का जब 12 अक्टूबर 1296 को राजभवन दिल्ली में हुआ, तो वो कहाँ हुआ था? तो बलबन के ताज लाल महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलबन के लाल महल में। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की। इसने यामिनी उल खलीफा तथा नासिरी अमीर उल मोमनीत जैसी उपाधियां भी धारण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया। उसने रणथंभौर में 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी तथा मांडू 1305 ईस्वी में हिंदू राज्यों पर हमला किया और जब्त कर देवगिरी के धनी राज को लूट लिया और 2 मंगोल छापे भी झेले। मतलब 2 मंगोलिया जो थे, इन्होंने 2 बार इन पर छापे भी मारे थे। ठीक है, फिर अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। ये अमीर खुसरो बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये क्या थे? अलाउद्दीन के ही दरबार में रहते थे। फिर क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा एवं कुसु के शिकार तथा सीरी के किले अथवा खंबा महल का निर्माण कराया था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन के लेफ्टिनेंट, मतलब इसका जो सेनापति था, कौन था? मल्लिक कपूर। ये जो मल्लिक कपूर था, इसने वारंगल पर कब्जा कर लिया तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसला साम्राज्य को उखाड़ फेंका। होयसला के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे, आप लोगों को पता ही होगा। और तमिलनाडु में मदुरै पर छापा मारा था। फिर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 15,000 और 13,000 मंगोल वासियों के बीच एक नरसंहार का आदेश दे दिया, क्योंकि मंगोल के 2 छापे पड़े थे, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया था, जो हाल ही में उनके खिलाफ विद्रोह साजिश करने के लिए साजिश कर रहे थे, मतलब साजिश रच रहे थे। यही 2 मंगोलिय थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो लोग जो बहुत सारे मंगोलिय थे, वो लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाई में व्यतीत किया और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो बताया जाता है कि जो इसका जो ये था मल्लिक कपूर था, इसे अपना जो अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी भी इसे बहुत पसंद करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बोला कि जो मल्लिक कपूर है उसे उसका जान ले लेने के लिए, ताकि वो जो कष्ट से उसका दूर हो जाए, ये भी माना जाता है। फिर आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है वो कुतुब मीनार के ही परिसर में स्थित है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सिहाबुद्दीन उमर खिलजी, ये क्या है? सिहाबुद्दीन उमर खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मल्लिक कपूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खरीज खां को उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने 5 से 6 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो सिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित रखा। किसने? तो मल्लिक कपूर ने। फिर क्या हुआ? लगभग 35 वर्षों तक सत्ता उपभोग करने के बाद मल्लिक कपूर जो है कि हत्या अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। ठीक है, फिर कपूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षण बन गया और कालांतर में सिहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। जो सिहाबुद्दीन था उसे किसने अंधा करवा दिया? तो जो ये तीसरा पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, क्या मुबारक खिलजी, इसने इसे अंधा करवा दिया और कपूर की हत्या भी कर दी और खुद
सुल्तान बन गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मतलब मुबारक खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ये सन 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। इसने एक विश्वास पात्र वजीर खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। मतलब जो इसका जो विश्वास पात्र था वजीर खुसरो खां, इसने इसकी क्या हत्या कर दी, कब, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को, जब वो और उस क्या किया उसने, इसने जो है क्या सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और इसके हिसाब से ही, इसके बाद से क्या हुआ, तो जो खिलजी वंश की जो है धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया और खिलजी वंश का जो पतन हो गया। उसने जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, और ये 1320 ईस्वी जो है ये आखिरी था खिलजी वंश का। तो यहाँ तक रहा खिलजी वंश दोस्तों। तो आप बताइए कमेंट करके कि हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। आप, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और पिछला सारे वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और पिछला वीडियो को देखने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज़रूर उसको देख लें, तो आपके लिए अच्छा भी होगा और हमें भी प्रोत्साहन मिला है कि हाँ हमारा जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, और शेयर भी करें ताकि और भी दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डे जो है फिर आगे बढ़ेंगे और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में आएंगे हम लोग। तो अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि लॉकडाउन में आप लोग घर में सेफ़ होंगे, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।